ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के दिन अपनी खास दुआओं का हिस्सा हमें भी जरूर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आसपास जरूरतमंदों का, गरीबों और यतीमों का भी जरूर ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम में हम कई अहम मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं, जहां पर ईद उल अजहा के हवाले से बात होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आज कई बरसों बाद ईद जरूर सादगी के साथ मनाई गई, लेकिन जो रिवायती गहमा गहमी थी वो आज मुख्तलिफ मकामात पर जो जरूर नजर आती थी, शहर श्रीनगर से लेकर शुमालो जुनूब में, वो आज गायब रही। इसके अलावा बात आज दो बड़ी खबरों की भी करेंगे, जिनसे हम प्रोग्राम की शुरुआत भी करने वाले हैं। नेपाल और चीन के साथ किस तरीके से भारत और चीन की सरहदों पर जो कशीदगी थी वो अब भारत और नेपाल तक जा पहुंची है, जहां पर एक बार फिर दोनों के ताल्लुकात में कड़वाहट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, जहां पर एक फौजी जवान की जान चली गई। यानी आज ईद के मौके पर भी सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी किस्म की राहत नसीब नहीं हुई। और इसके अलावा बात करेंगे भारत की सियासत की भी, क्योंकि मुल्क का एक अहम चेहरा रहे और राज्यसभा के रुकन रहे, आज इंतकाल कर गए। कौन थी वो शख्सियत, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत एक बड़ी खबर से। भारत और चीन के बीच इस वक्त तनातनी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही है, उन सब के बीच में भारत और चीन की सरहदों पर जहां पर तनाव को कम करने की कोशिश थी, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अब लद्दाख के बाद उत्तराखंड के अंदर चीनी फौज इस वक्त सरहदी इलाकों में नकलो हरकत करती देखी गई है। लद्दाख में चीनी फौज की नकलो हरकत जारी है। ये एक नई खबर आई है, नई डेवलपमेंट हुई है, जहां पर बातचीत के बाद भी चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देखी गई है। कुछ हिस्सों के अंदर जराये के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही, जहां पर लेपो लेक पास, जो कि उत्तराखंड का एक बालाई हिस्सा है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी चीनी फौज ने इस लेपो लेक पास के करीब अपनी जगह बनाई है। और इस इलाके के अंदर भी चीनी फौज जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उसकी नकलो हरकत देखी गई है। मुख्तलिफ जरायों से इस वक्त खबरें मिल रही हैं, लेपो लेक पास के करीब उत्तराखंड के अंदर चीनी फौज दाखिल हुई है। और इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर जहां पर फौजी इंखला की बात हो रही थी, डी एस्केलेशन की बात हो रही थी, बावजूद इसके एक तरफ फौजी सतह की बातचीत, मुज़ाकराती अमल के जरिए तनाव को कम करने की कोशिशें चल रही थी। इन सब के बीच में लेपो लेक पास और इसके साथ साथ मशरकी लद्दाख के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, उसमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अनिल गौर साहब हैं, जो कि दिफाई तज्जिया निगार हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ बातचीत दिल्ली और बीजिंग के बीच भी लगातार कोशिशें जारी थी, दूसरी तरफ 5वीं कोर कमांडर्स मीटिंग का इंतजार सबको था, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के अंदर जो पीएलए की हरकत है और उसके साथ साथ लद्दाख के अंदर, इसका कोई फायदा नजर आ रहा है जो हमारी तरफ से बातचीत की बार बार बात की जा रही है? नमस्कार जी, ऐसा है आसिफ जी, चीन जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने अपना जो मंसूबा है वो बड़ा क्लियर कर दिया था जब शुरू में ही उसने लद्दाख के अंदर घुसपैठ की, एलएसी क्रॉस किया और अपना जो क्लेम लाइन जो है वो उसने आगे तक बढ़ा दी। तो 70 साल तक अभी तक उन्होंने अपना जो एलएसी की जो वहां बाउंड्री जो है फिक्स नहीं की, ना लद्दाख के अंदर ना दूसरे इलाकों के अंदर। 3000 किलोमीटर का हमारा चीन के साथ जो लगता है बॉर्डर, वो उससे वैसे का वैसे ही रखा है। और जो अब जो कर रहा है, जो उत्तराखंड में लिपू लेक में पास के पास में, एक तो उसने नेपाल को उत्साया है, उत्साह के उसको करके तो उन्होंने अपना जो सारा जो क्लेम है, जो अभी तक 70 साल से जो हिंदुस्तान के पास जगह थी, उसका उन्होंने नक्शा बदल के उन्होंने कहा नहीं जी ये तो जगह हमारी है। तो ये जो चीन कर रहा है, एक तो सड़कें जो है पूरी बॉर्डर तक बना रहा है, उसका मंसूबा एक ही है कि हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाना और हिंदुस्तान को ऐसा उसने उलझा के रखना है कि हिंदुस्तान यही सोचता रहे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इधर एशिया के अंदर कोई दूसरी पावर खड़ी हो। और हिंदुस्तान जो अपने आप को हम बड़ा सोचते थे कि जी हम भी एक सुपर पावर बनेंगे 2025 या 30 में जाके, वो नहीं चाहता ये। एक दूसरा उसका जो मंसूबा है, जो अभी एक और उसने किया है कि अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और ईरान, इन चारों को बिठा के इसने जो अभी एक पहले तो अभी 3 बिठाए हैं इसने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, उनके साथ में उसने बैठक की, जो वर्चुअल मीटिंग की हुई है। और उसके अंदर बड़े क्लियरली उसने आदेश दे दिए हैं उनको कि भाई आप जो है हिंदुस्तान के खिलाफ जो है अपनी कार्रवाई करें।
लेकिन अनिल जी, और अब- सवाल, बुनियादी सवाल यह है ना कि बातचीत का क्या इस वक्त नतीजा निकल रहा है। बार बार हम बातचीत दिल्ली और बीजिंग तो कर रहे हैं, बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही है। एक तरफ पाबंदियां, एक तरफ हम बातचीत भी, और साथ ही साथ चीन ने जो कुछ करना था वो लगातार वो हरकतें कर रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में फिर बातचीत का क्या नतीजा, उसका क्या फायदा अपनी, या तो आपको ये नहीं लगता कि क्लियर स्टैंड और क्लियर विजन के साथ इस वक्त सरकार को भी सामने आने की जरूरत है? देखिए, चीन सिर्फ डिले कर रहा है। चीन का कोई इरादा नहीं है ये इलाका खाली करने के लिए जी। क्योंकि अब जो आके जिस हिसाब से अभी पैंगोंग एरिया में भी अभी वो और जो डेवलपमेंट देखी है हमने, और दूसरी जगह पे भी डेवलपमेंट देखी है हमने, चीन का कोई इरादा नहीं है वो वहां से फौज हटाने का, और वो भी सोचता है कि वो अपनी सर्दियां भी वहीं काटेगा। तो ये जो चीज है, ये हिंदुस्तान की हमारे जो सरकार को और हमारी फौज को ये पूरा मद्देनजर रखना है। और मेरे को लगता है आज आके एंड नतीजा यही होगा कि यहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन होगा, उसके अलावा चीन नहीं मानेगा। और अगर मिलिट्री इंटरवेंशन होगा हमारी, उसके लिए क्या हमने उसके साथ अपनी जो कार्रवाई की है पूरी की पूरी, वो कितनी हद तक हमने उसको पूरा कारगर किया है, क्योंकि उसमें हमें चाहिए होगा सारे जो बाकी जो विश्व के मुल्क हैं उनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या वो खड़े होने के लिए तैयार होंगे? इसके लिए हम एक बहुत काम बहुत कर शुक्रिया हमारे सकते साथ हैं ज्वाइन कि करने के लिए कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौर साहब, दिफाई तज्जिया निगार, आप जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात भारत और चीन के हवाले से, और अनिल साहब कह रहे हैं कि टकराव के आसार नजर आते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बातचीत तो एक तरफ हो रही है और कल ही वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान सामने आया था जहां पर बातचीत एक बार फिर आगे बढ़ाई जाएगी। कोर कमांडर्स यानी फौजी सतह की बातचीत 5वें मरहले में दाखिल होगी और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को एक बार फिर भारत की क़यादत मिली है। वो दोबारा ली विन के साथ मुलाकात करेंगे, यानी चोशुल के मकाम पर मशरकी लद्दाख के अंदर बातचीत होगी। और उससे पहले ही चीन की तरफ से एक बार फिर नकलो हरकत जो उसकी कुछ हिस्सों के अंदर पहले जारी थी, महदूद जरूर करने की बात हुई थी, लेकिन अब लद्दाख के साथ साथ उत्तराखंड भी डी एस्केलेशन की बात होने के बाद भी यह खबर सामने आ रही है मुख्तलिफ जरायों से, जहां पर लद्दाख और अब उत्तराखंड के अंदर भी, जहां पर लेपो लेक पास के करीब आज चीनी फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी देखी गई है। बड़ी खबर हमने भारत और चीन के हवाले से बताई, लेकिन इस कशीदगी के असरात दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क नेपाल पर भी पड़े। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त नेपाल और भारत के बीच जो ताल्लुकात थे उनमें भी कड़वाहट नजर आ रही है। भारत और नेपाल के रिश्तों में भी एक बार फिर फासले बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर नेपाल नया नक्शा पहले ही जारी कर चुका है और अब नेपाल ने बड़ा फैसला किया है कि वो अपना नया नक्शा गूगल को भी देगा और साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा में भी नया नक्शा नेपाल पेश करने जा रहा है। 3 ऐसे हिस्से जिस पास की अभी हम बात कर रहे थे, जहां पर चीनी फौज की भी इस करीबी हिस्से के अंदर जहां पर नकलो हरकत देखी गई है, उस हिस्से को भी कुछ इलाका उसका जिसे नेपाल अपना हिस्सा मानता है, और इसके साथ साथ 2 और हिस्से, इन तीनों हिस्सों को नेपाल नए मैप के तहत अपने मुल्क का हिस्सा मानता है, जिस पर भारत भी जवाब दे चुका है, उसकी मजम्मत भी की गई है। वजारत खारजा ने इन तमाम दावों को और जो इकदाम इस वक्त नेपाल की तरफ से किए जा रहे हैं उसकी इस वक्त मजम्मत भी की है। चीन के साथ साथ जब गुज़श्ता महीने हमने देखा कि नेपाल और भारत के दरमियान भी कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब बिहार के करीबी हिस्सों में जहां पर सरहदी इलाका है, चीनी बाकी जगह जो नेपाली पुलिस है उसकी तरफ से फायरिंग में भारतीय शहरियों की जाने गई। उसके बाद नया नक्शा भी जारी किया गया, उस हिस्से को अपने मुल्क का हिस्सा नेपाल ने बताया और अब भारत और नेपाल के रिश्तों में भी एक बार फिर दूरियां बनती दिखाई दे रही हैं। जहां पर नेपाल ने जो जून के महीने में नक्शा जारी किया था वो अब गूगल को भी नेपाल ने सौंपने का फैसला किया है। इसके साथ साथ जो नया नक्शा नेपाल ने बनाया था जिसमें 3 भारत के हिस्से जिनको भारत अपने हिस्से मानता है और नेपाल उन पर अपना दावा पेश कर रहा है, नए नक्शे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा को भी, यूनाइटेड नेशंस को भी नेपाल नया नक्शा भेजने जा रहा। बड़ी खबर, नेपाल और भारत के दरमियान भी कशीदगी बढ़ सकती है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा देखा जा सकता है उस वक्त जब चीन के साथ बातचीत के जरिए, मुज़ाकराती अमल के जरिए खित्ते में अमन और इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए इस वक्त बातचीत को बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन चीन के साथ साथ इस वक्त नेपाल के साथ भी आने वाले दिनों में कशीदगी में इजाफा और देखा जा सकता है, जहां पर इस वक्त सूरत हाल
इंतहाई कशीदा सर्दी इलाकों के अंदर नजर आ रही है। नेपाल ने भी अब नया नक्शा, जिसे लेकर पहले ही तजाद था, नेपाल के अंदर भी आवाजें इसके खिलाफ उठी थी, लेकिन उसके बाद कसीर वोटों के साथ नेपाल के पार्लियामेंट के अंदर इसको मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद नए नक्शे पर भारत ने ऐतराज जाहिर किया था और अब नेपाल का बड़ा फैसला, नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ गूगल को भी नया नक्शा नेपाल की तरफ से दिया जाएगा। और नेपाली हुकूमत के इस फैसले की वजारत खारजा ने भारत के अंदर आज एक बार फिर नुक्ताचीनी की है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बढ़ते हैं आगे, बात अब अमर सिंह के हवाले से। राज्यसभा रुकन और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता कई बरसों से जब अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुज़ाकराती अमल के शुरू करने की बात हुई, मरकजी सरकार पर बार बार राज्यसभा रुकन और समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा अमर सिंह बार बार इस बात पर जोर देते रहे, क्योंकि इसलिए उनको जम्मू कश्मीर के अवाम भी माना जाता है कि काफी ज्यादा लगाव उनके साथ भी रहा है। और आज 6 महीने बाद जब वो बीमार चल रहे थे अमर सिंह, आज बिलाखिर उनने आखिरी सांस ली, यानी 6 महीने तक बीमार रहने के बाद आज उनका इंतकाल हो गया। और सिंगापुर के एक अस्पताल के अंदर जहां पर इलाज उनका चल रहा था, इसी दौरान अमर सिंह ने आज बाद दोपहर आखिरी सांस ली है और इस बीच आज वो जिंदगी की जंग हार गए। अमर सिंह गुज़श्ता 6 से 7 माह के दौरान सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी वक्त उनके साथ सिर्फ उनकी अहलिया वहां मौजूद थी और अमर सिंह के सियासी सफर में बुलंदी पर पहुंचे और नीचे गिरने की कहानी 2 दहाइयों के दौरान लिखी जाती है। एक दौर में वो समाजवादी पार्टी के सबसे असरदार लीडर माने जाते थे और उनका जबरदस्त जलवा था, लेकिन हाशिए पर भी उनके अगर नजर डालें और इस बीच समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में जाने के बाद उन्हें समाजवादी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा रुकन अमर सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। ट्वीट के जरिए उनके कुंबे और दोस्तों के तई दिल्ली ताजियत का इजहार किया है। दूसरी तरफ मुल्क की दीगर अहम शख्सियात ने भी दुख का इजहार किया है अमर सिंह के इंतकाल पर। और जम्मू कश्मीर से भी जो उनके साथ कई बड़े नामी गिरामी सियासी चेहरे, सियासी लीडरान जिनने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में या उनकी सियासी सरगर्मियों में उनके साथ गुजारा है, आज जम्मू कश्मीर से भी उनकी मौत पर रिएक्शन सामने आए। दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड-19 का कहर जारी है और शाम होते होते 60,000 से ज्यादा केसेस 36 घंटों के दौरान सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इस वक्त दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर इस वक्त मुतासरीन जो सबसे ज्यादा यहां पर तादाद है उन ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर भारत है और 17 लाख के पार इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद हिंदुस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी अब से थोड़ी देर पहले सरकारी बुलेटिन के मुताबिक 388 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जो आखिरी अपडेट हमें मिला है 600 से ज्यादा जो केसेस आज सामने आए हैं, इनमें एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर से भी सामने आई है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज नए केसेस जो सामने आए हैं उनमें जम्मू सूबे से भी 143 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी अमवात की शरह में इजाफा गुज़श्ता दिनों के अंदर देखा गया है। आज 11 मजीद अमवात सरकारी बुलेटिन के मुताबिक और जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 388 तक पहुंची है और इस तरीके से अब तक मुल्क के अंदर 17,03,000 के पार कोरोना पेशेंट्स की तादाद पहुंच चुकी है। इनमें बेशतर लोग डॉक्टरों के और पैरामेडिक्स के या फिर उसके साथ साथ अगर तिब्बी माहिरीन की माने तो वो लोग ज्यादा शामिल हैं, मुतासिर हुए हैं कोविड-19 से, जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। अब तक 600 से ज्यादा नए मामले और अब तक 388 लोगों की मौत यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन मुल्क के अंदर 37,000 तक उन लोगों की तादाद पहुंच चुकी है जिनने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर 17,03,000 मरीजों की तादाद, ब्राजील के अंदर 26,09,000 तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है और अमेरिका के अंदर जहां पर इस वक्त 43 लाख से तजावुज कर गया अमेरिका के अंदर मुतासरीन की तादाद। मुल्क में कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी, अवाम खौफ की लहर में इस वक्त जीने के लिए मजबूर और नए केसेस पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान 60,000 से ज्यादा सामने आए। वादी कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें ईद उल अजहा का त्यौहार आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मनाया गया और आज अगर बात करें तो जनूबी एशिया में आज ईद का दूसरा दिन था। दूसरा इसलिए क्योंकि कल
खलीजी रियासतों के अंदर, सऊदी अरब के साथ साथ दीगर अरब ममालिक के अंदर ईद उल अजहा मनाई गई और उसके साथ साथ जो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी थी वो हुई। इसके अलावा जब जनूबी एशिया के अंदर आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और दीगर कई ममालिक जहां पर आज मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए आज कुर्बानी के जानवरों की, जो जानवर थे उनकी कुर्बानी की, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी कोविड-19 के कहर के बीच आज नमाज ईद अदा की गई। इस वायरस की मुहलिक वबा के दरमियान एहतियाती तदाबीर के साथ आज हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अजहा जरूर सादगी के साथ मनाई गई। कई शहरों में जो फर्जंदाने तौहीद थे उन्हें ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों, ईदगाहों, खानका का रुख किया। लेकिन बड़ी चीज जहां पर दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर भी ईद उल अजहा की नमाज आज अदा करने के लिए मुसलमानों की एक बड़ी तादाद पहुंची, नमाज ईद अदा की गई और इस दौरान दुनिया को एक पैगाम दिया गया कि इस मौलिक मर्ज के दौरान भी वो अपना जो मजहबी फरीजा है उसको अंजाम दे सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ आज नमाज ईद अदा की गई। बाज़ाब्ता तौर पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो मास्क पहने नजर आई, सुबह सुबह कुछ लोगों का रश एक जगह नजर आया, लेकिन साथ ही साथ जो उलमा इकराम थी उनकी तरफ से हिदायत दी गई, जिसके तहत बाद में नमाज के दौरान भी समाजी फासले को बरकरार रखने की एक कोशिश थी, जो आज पैगाम मुख्तलिफ मसाजिद से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उसके साथ साथ आज अगर मुल्क के बड़े शहरों की बात करें, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर कोविड-19 का कहर बावजूद इसके मुख्तलिफ मकामात पर कम तादाद में ही सही, लेकिन मसाजिद के अंदर नमाजियों की तादाद जरूर नजर आई और समाजी फासले को बरकरार रखते हुए नमाज ईद अदा की गई। वहीं श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त हमारे सीनियर साथी इस वक्त श्रीनगर से हैं, दिन भर ग्राउंड जीरो पे रहे और वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी आज, जहां पर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर तीनों खित्तों के अंदर आज नमाज ईद अदा की गई। और इस बीच बड़ी चीज ये कि इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां भी आयद की गई थी। श्रीनगर से हमारे साथ सैयद तजम्मुल इस वक्त बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। सबसे पहले ईद उल अजहा की आपको बहुत बहुत मुबारक, और उसके साथ साथ आज वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल रही उससे भी आगाह कीजिएगा, और इंतजामिया की जानिब से जो SOPs, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके हिसाब से कितना आज लोग दिखे कि अमल दरामद उन तमाम चीजों पर हुआ, और ईद की रौनकें गुज़श्ता बरसों के मुकाबले कितनी मुख्तलिफ है आज। ओवर टू यू तजम्मुल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के नाज़रीन, JK मीडिया नेटवर्क के नाज़रीन तक हमारा खुलूद भरा सलाम पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि आज आप ईद की खुशियों में शामिल हुए होंगे। लेकिन अब की बार ये जो ईद थी आसिफ, ये कदर मुख्तलिफ थी। हालांकि 5 अगस्त के बाद ही ईद की खुशियों में थोड़ा सा ठहराव आने लगा था, लेकिन उसके बाद आज क्या कुछ रहा आपको तफसील में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के इलाके कारगिल, नोबरा, ज़नस्कार, ये लद्दाख के एरिया हैं। उसके बाद जम्मू के पीर पंचाल, खत चनाब, और उसके बाद जम्मू के मैदानी इलाकों के साथ साथ शहरी श्रीनगर, गुरेज, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, बारामुल्ला और कई जगहों पर अवामी इज्तिमात आज मुनक्किद न हो सके। एक जराये के मुताबिक जामिया मस्जिद श्रीनगर, तारीखी जामिया मस्जिद, जो कि मुगलों के दौर से अभी तक उनके मेहराब जो थे काफी ज्यादा ईद पे इसमें बहुत ज्यादा रश लोगों का रहता था, मिंबर और मेहराब खामोश रहा, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन का जो SOP था और जो गाइडलाइंस दी गई थी जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने कल ही ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में ईद को जितना हो सके सादगी के साथ मनाएं और किसी भी जगह जो जमा गफीर है वो देखने को ना मिले, और समाजी जो दूरियां हैं उसको आप इख्तियार करें। लेकिन शाम देर गए आसिफ, जब हम श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों का आज खुद मैंने जायजा लिया, और शहर श्रीनगर के दिन भर मैंने पूरे इलाकों का जायजा लिया, जो मंडियां लगा करती थी जिसमें जानवरों को खतर पीर पंचाल और बाकी इलाकों से लाया जाता था, उसके बाद कहीं ना कहीं उनका रोजगार का जरिया भी चलता था। लेकिन आज मंडियां भी बिल्कुल वीरान सी पड़ी थी और खाली खाली सी थी। इसी के साथ शहर श्रीनगर में आज चूंकि तारीखी ईदगाह TRC श्रीनगर और उसके बाद जमीयत अहले हदीस और बाकी इस्लामी तंजीमों के बैनर तले बड़े बड़े इज्तिमात होते थे, और लोग दूर से नजदीक आते आते गले लगा करते थे, और बच्चों में बहुत ज्यादा रौनकें होती थी। लेकिन आज पूरा दिन जो था इन रौनकों से दूर रहा, लेकिन ताहम प्रशासन ने थोड़ा सा डील दे रखा था और कहा था कि कुर्बानी का गोश्त आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अपने आस पड़ोस में ही बांटें और दूर दराज इलाकों तक जाने की कोशिश न करें। लेकिन इसके बावजूद भी 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स और जाती गाड़ियों में हमने बड़ी तादाद में जो है लोग जो है। सही तजम्मुल, में दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो